मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी हाजिर हूं अब आज का दृष्टिकोण लेकर। दृष्टिकोण यानी दिन भर की खबरें और उनका विश्लेषण। किसान आंदोलन की बात होगी, खालिस्तानी आतंकवादी पकड़ा गया है उसकी बात होगी, नेपाल में जो कुछ चल रहा है उसकी बात होगी, जम्मू कश्मीर में जो नतीजे आए हैं उसका अंतिम परिणाम क्या रहा उसकी बात होगी, और इस सब के बीच में किसानों के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है इसकी भी बात होगी। और जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसने एक शानदार और कमाल किया है उसकी भी बात होगी। और सबसे पहले एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आज के दृष्टिकोण की, खालिस्तानी आतंकवादी गुरजीत सिंह निज्जर, उसको एनआईए ने पकड़ लिया है और उसके ऊपर आरोप लगे हुए थे। वो साइप्रस भाग गया था, वहां रह रहा था। एनआईए ने आज उसको गिरफ्तार किया है और इससे दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत अलर्ट हैं, बहुत ज्यादा चौकन्नी हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इसका मतलब कि जो खालिस्तानी समर्थक हैं, खालिस्तान बनाने का ख्वाब देखते हैं, जो ऐसी इच्छा रखते हैं, उनको इस वक्त भारत में उर्वर जमीन दिख रही है। और कई बार ये चर्चा होती है कि क्या कृषि कानूनों को इस तरह से जो उसका विरोध करने वाले हों इसी तरह से भड़का रहे हैं। और आप सोचिए कि किसान नेता कह रहे हैं कि हम ब्रिटिश एमपीज को लिखेंगे, यानी ब्रिटेन के सांसदों को लिखेंगे कि वो बोरिस जॉनसन को 26 जनवरी यानी भारतीय गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आने से रोकें। ये खतरनाक है। ये अगर किसान नेता इस तरह से सोचेंगे तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं उनकी सोच में कुछ तो गड़बड़ आ गई है। जब देश के खिलाफ सोचने लगे और इसमें पूरी तरह से भारत की छवि खराब होगी, भारतीय जो मेहमान नवाजी है, जो आतिथ्य है, उस पर एक संदेह उठेगा। लोग कहेंगे कि भारत में मुख्य अतिथि वो भी भारतीय गणतंत्र दिवस का, और ये सब किसके नाम पर हो रहा है? किसानों के नाम पर। किसान दिवस के दिन इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और लगातार कमाल की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था तो योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं कि जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से नेता मिल रहे हैं वो किसान नेता नहीं है, वो तथाकथित किसान नेता है, सो कॉल्ड। और ये योगेंद्र यादव जो सारी जिंदगी जिन्होंने चुनावी वो गुणागणित समझाया, सेफोलॉजिस्ट, वो है असली किसान नेता। दुर्भाग्य देखिए देश का कि योगेंद्र यादव जैसे लोग किसान नेता हो गए और जो देश में सचमुच किसानों के भले के लिए कुछ काम कर रहे हैं, एफपीओज बना रहे हैं, अलग अलग स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से किसानों को जिनका अपलिफ्टमेंट यानी उनकी बेहतरी करने का रास्ता तैयार कर रहे हैं, उनको किसान मानने को तैयार नहीं है। आज देश के 1 लाख गांवों से 3,13,363 हस्ताक्षर के साथ गांवों में काम करने वाले स्वयं सेवी संगठनों का समूह वो मिला नरेंद्र सिंह तोमर और जो राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी। कृषि कानूनों का समर्थन किया उन लोगों ने और उन्होंने कहा कि जो कुछ ये हो रहा है ये ठीक नहीं है, हम किसानों की बेहतरी का मसला है, इन कृषि कानूनों को किसी भी स्थिति में वापस नहीं लिया जाना चाहिए, रद्द नहीं करना चाहिए। और जो किसान जो ये वाले नेता हैं जो कह रहे हैं कि हम ही अकेले किसान हैं, जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार हमारा मनोबल तोड़ना चाहती है सब ट्रिक्स के जरिए, हम ये नहीं होने देंगे और हम तो कानून रद्द कराकर ही लौटेंगे। अब अलग अलग आप बहुत सी रिपोर्ट्स देख रहे होंगे किस तरह से इस किसान आंदोलन का दुरुपयोग हो रहा है, किसानों के कंधे पर रखकर कैसे देश में अराजकता की गोली चलाई जा रही है, ये आप सब लोग देख रहे हैं। और बार बार सरकार कह रही है, आज कृषि मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर है उन्होंने फिर से कहा कि अगर किसान कुछ भी जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है उसमें जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो सरकार को बताएं, हम उनकी बताई तारीख पर बातचीत के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बैंकों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने 1 करोड़ किसानों को अब तक किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए इस महामारी के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए दिया है किसानों को पिछले 8 महीनों में। और
हमने बहुत से सुधार किए हैं, आगे और सुधार करेंगे। तोमर जी ने यह भी बताया कि 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित हो जाएंगे और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 6 राज्यों के किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। तोमर जी कह रहे हैं कि इस इवेंट के लिए, ये जो प्रधानमंत्री बात करेंगे, इसके लिए 2 करोड़ किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। आज केंद्रीय कैबिनेट ने एक और बड़ा ऐलान किया, 4 करोड़ अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी 10 के बाद की स्कॉलरशिप 59,000 करोड़ रुपए की ये छात्रवृत्ति योजना है। 33,534 करोड़ केंद्र खर्च करेगा, बाकी की रकम राज्य खर्च करेंगे। और केंद्रीय कैबिनेट ने आज जो डीटीएच की गाइडलाइन है उसमें भी जो परिवर्तन है वो किया। 20 वर्ष का डीटीएच लाइसेंस हुआ करेगा और फीस तिमाही जमा करनी होगी। इसके अलावा फिल्म डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया एंड चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया, इन सब को नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसके साथ मर्ज कर दिया है। ये एक और आज फैसला लिया गया। तो कुल मिलाकर जो आज कैबिनेट के फैसले थे उसमें ये फैसला भी शामिल था, लेकिन बड़ा फैसला ये कि 4 करोड़ अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दी जाएगी। 59,000 करोड़ रुपए की योजना है। चाइनीज वायरस को लेकर हालांकि हम लगातार 3 लाख के नीचे हैं, लगातार हम रिकवरी हो रही है, सुधार बहुत अच्छा है। आप अपने शहर का भी अखबार पढ़ेंगे तो उसमें भी जो प्रतिदिन आने वाले जो औसत संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या कम हो रही है। हमारी वैक्सीन की तैयारी हो रही है, बहुत सी चीजें चल रही हैं, लेकिन जो ब्रिटेन से एक नए किस्म का वायरस जो है उसको लेकर सब चिंतित हैं। इसलिए ब्रिटेन से जो फ्लाइट्स आई हैं कल के बाद तो बंद हो गई हैं, उनमें आए हुए लोगों को ठीक से देखा जा रहा है। 5 लोग 470 में से, दिल्ली आए 470 में से 5 लोग संक्रमित पाए गए। उनको जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी जो नियम शर्तें तय की गई हैं उसके लिहाज से उनको देखा जा रहा है। लेकिन कई राज्यों में जो एहतियाती नाइट कर्फ्यू शुरू हो रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं समझ में आता। महाराष्ट्र ने वही किया, उद्धव ठाकरे ने कहा हम नहीं करेंगे, नाइट कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं। तो और सचमुच कोई मतलब नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि चाइनीज वायरस दिन में सोएगा और रात को जागेगा, कुछ उल्टा थोड़ी ना हो जाएगा। चमगादड़ थोड़ी ना है, उल्लू थोड़ी ना है, तो ये सब तो होगा नहीं। और कर्नाटक में भी रात्रिकालीन कर्फ्यू हो गया है, तो ये बहुत खराब है कि इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। सरकार, मंत्रालय जो कोविड वैक्सीन होगी, जो स्वास्थ्य कर्मियों का एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है, कोविन पोर्टल, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, तो वो बहुत अच्छा रहे, उसमें कोई गड़बड़ न हो। इसके लिए ग्रैंड चैलेंज फॉर स्ट्रेंथनिंग कोविन, तो इसमें जो जीतने वाले लोग होंगे उनको 3 करोड़ 85 लाख का इनाम दिया जाएगा। आज से पंजीकरण शुरू हो गया है और 15 जनवरी 2021 तक इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, अगर आप इसमें तकनीकी में इन सब चीजों में आपकी रुचि है तो। नेपाल में केपी ओली की मुसीबत खत्म नहीं हो रही है। माधव नेपाल नए अध्यक्ष बन गए थे। अब जो संसदीय समिति है उसके नेता के तौर पर भी पार्लियामेंट्री जो लीडर बन गए हैं वो बन गए हैं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कुमार दहल प्रचंड। दहल और नेपाल गुट दोनों के बीच में बातचीत हुई और यूनानिमसली यानी सर्वसहमति से उनको नेता बना दिया गया। जिसमें फंस गए हैं केपी ओली, उनके लिए मुश्किल दिख रही है और वहां की जनता ये भी चाह रही है कि हमें इससे तो बेहतर, अगर यही लोकतंत्र है कम्युनिस्ट लोकतंत्र, तो उससे अच्छा हिंदू राजशाही ही हमें चाहिए। भारत अलग अलग देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी वो लगातार बढ़ा रहा है, लगातार। और अच्छी बात है कि हम लोग कई बार कहते हैं कि क्या होगा जब कोई बड़ा नेता जाता है। ऐसी ही चिंता हो गई थी जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का निधन हुआ था, लेकिन उन्हीं के विदेश सचिव रहे अब जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पेन के विदेश मंत्री से मिले जो अरेंका गोंजलेज, और
दोनों के बीच में इस महामारी की चर्चा हुई और बहुत सी चीजें जिसको हम बार बार कहते हैं कि द्विपक्षीय रिश्ते कितने देशों के साथ आपसे बेहतर है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ठीक है, लेकिन द्विपक्षीय यानी दोनों देश के बीच में आपस में कैसे रिश्ते हैं, तो उनकी बातचीत हुई उस मसले पर और उसमें ऊर्जा, पर्यावरण के बदलाव और बुनियादी ढांचे पर बातचीत की गई। इसके अलावा भारत और यूरोपीय यूनियन के नेताओं का समिट होना है जो पुर्तगाल में होगा 2021 में, उस पर भी चर्चा की गई और दोनों ने कहा कि बेहतर विश्व के लिए दोनों एक दूसरे के साथ काम करेंगे। तो ये एक बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी चीज कि अब भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी रहेगा, हालांकि टेम्परेरी मेंबर है, लेकिन 1 जनवरी 2021 से, तो वो भी एक बड़ी भूमिका है भारत की जिसको उसे निभाना है। डीआरडीओ ने आज एक और कमाल किया। भारतीय सेना के लिए उन्होंने बनाया है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी जमीन से हवा में मार करने वाली, और वो आज उसका सफल परीक्षण हो गया। ये मिसाइल सीधे अपने लक्ष्य को भेद सकती है। तो भारत हर मोर्चे पर अपनी तैयारी दुरुस्त कर रहा है लगातार। नितिन गडकरी कहा जाता है कि ये तो हाईवे मिनिस्टर है, फ्लाईवे मैन है, और वो कल राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। 1127 किलोमीटर की 18 राजमार्ग परियोजनाएं जिनकी लागत आएगी 8,341 करोड़ रुपए। तो ये मतलब हम लोग कई बार सुनते हैं कि 8 से 11 किलोमीटर था, 24 किलोमीटर हो गया। तो नितिन गडकरी जी की जो कहें कि इधर उधर जब वो जाते हैं तो उसको आप नजर रखिए तो आपको समझ में आएगा कितने प्रोजेक्ट हैं, कितनी परियोजनाएं हैं। तो ये खबरें देखने का तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप जिस भी रास्ते से कहीं आते जाते रहे हों, यानी अपने शहर से अपने राज्य की राजधानी में रहते हैं तो वहां से किसी शहर या अपने आसपास किसी भी तरफ जाते रहे हों, तो आपको नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उसके बोर्ड बता देंगे, सड़क पर चल रहे काम बता देंगे कि वो जो 8 से 11 किलोमीटर प्रतिदिन यूपी में सड़क बनती थी राष्ट्रीय राजमार्ग, वो अब 24 किलोमीटर तक कैसे पहुंच गया है। तो राजस्थान के लोगों के लिए भी अच्छा है कि 18 जो परियोजनाएं हैं वो शुरू होंगी। देश में 3,82,42,000 से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स का रिटर्न भर दिया है, और जबकि पिछले वर्ष इसी समय 3,72,88,000 से ज्यादा लोगों ने ये रिटर्न भरा था। तो ये बहुत अच्छा है कि जिसको हम बार बार कहते हैं कि इस दौर में क्या है, इस दौर में इनकम टैक्स रिटर्न है क्या, फिर इनकम टैक्स रिटर्न कितने भरे गए, फिर रिफंड कितने आए, वो सब भी अर्थव्यवस्था में कितनी उम्मीद है, कितनी आशा है, कितनी बेहतरी है, उसके बारे में बताएंगे। कोलकाता में जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर मेट्रो का बन रहा है, दक्षिणेश्वर से आज उसका ट्रायल रन शुरू हुआ और बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है ये। तो नए किस्म की मेट्रो ट्रेन है, आप देखेंगे उसको तो एकदम नई चमकती हुई शानदार जब कोई भी परियोजना आती है, और मेट्रो खास करके आती है। और अच्छी बात यह है कि मेट्रो के हर चरण में, जैसे दिल्ली में ही हमने देखा कि नया चरण आया, डब्बे बेहतर हो गए, सुविधाएं बेहतर हो गई, देखने में बेहतर हो गई, और जो सुरक्षा की चीजें थी वो बेहतर हो गई। अब जो मेट्रो कोलकाता है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, ये पहले से बहुत बेहतर है। हालांकि कोलकाता में देश में सबसे पहले मेट्रो की सेवा शुरू हो गई थी। और अब आज जिसको हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ, चुनावों को जो नतीजे आए, अब उसके अलग अलग विश्लेषण किए जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि जो हुआ है इसको अगर ध्यान से आप देखें तो समझ में आएगा कि कितना जबरदस्त बदलाव है। अब पहले मैं उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान बताता हूं, बड़ा जरूरी है सुनना। I congratulate them, BJP, for their 3 seats in Kashmir. But what about our 35 seats in Jammu? Admit that we have pan-J&K presence. BJP keeps calling us Kashmir-based party. If we are Kashmir-based with 35 seats in Jammu, then they are not even fully
जम्मू बेस्ड। अच्छा है, कम से कम इस जगह आके बात अगर होने लगी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वो इस तरह से बात करने लगे हैं, तो आप यकीन मानिए कि जो मूल बात थी कि आखिर देश में हम सभी पार्टियों को एक नजर से देखें, एक तरह से देखें, क्योंकि अगर हम वो नहीं देखते हैं तो फिर तो आप यकीन मानिए कि इस तरह की बहस जब हम करते हैं तो उसमें लगता यही कि अरे भाई आखिर जम्मू कश्मीर में तो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, तो भारतीय जनता पार्टी तो वहां है ही नहीं। और जब इस तरह से नतीजे आते हैं और उसके बाद उमर अब्दुल्ला को ये कहना पड़ रहा है कि हम अगर नहीं हैं जम्मू की पार्टी तो आप भी नहीं हैं, यहां तक बात आ गई। अब इसको जरा बहुत ठीक से समझिए, और मैं बार बार कह रहा हूं कि श्रीनगर के नतीजे बड़े महत्वपूर्ण हैं। 7 निर्दलीय जीते हैं, 46% मत उनके पास चले गए। अपनी पार्टी जो है उनके पास 3 प्रत्याशी उनके जीते, 14% मत हैं। और ये जो 14% मत हैं 3, ये पूरी तरह से गुपकार के खिलाफ हैं। 46% गुपकार के खिलाफ हैं, यानी श्रीनगर में सिर्फ इन्हीं दोनों को जोड़ लें तो 46.56 60% मत, 100 में 60 लोग जो गुपकार रोड पर बैठकर गुपकार डिक्लेरेशन बनाने वाली पार्टियां हैं, 7 पार्टियां, उनके खिलाफ ये 60% हुआ। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी जीता है लेकिन उसको 13% मत है, 73% हो गया। अब आप अनुमान लगाइए कि मात्र 27% बचा, और उसमें भी पूरा इनके पास नहीं है। महबूबा मुफ्ती 10% और उमर अब्दुल्ला 8%, 18% ये दोनों हैं। और इसीलिए जब उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अगर हम जम्मू कश्मीर की पूरी पार्टी नहीं तो भाजपा तो कहीं की नहीं है, कहीं की नहीं है। ये जो बात अब होने लगी है इसका मतलब समझिए। और आज मैंने दिन भर प्रयास किया लेकिन कुछ कुछ वजहों से एजाज हुसैन जो श्रीनगर में अकेले प्रत्याशी जीते हैं उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि फिर से बात हो, और बात हो तो दरअसल लाइव मैं करना चाह रहा था, इसी वजह से वो मुश्किल हुई। नहीं होगा तो उनके साथ हम बातचीत रिकॉर्ड करके आप लोगों को सुनाएंगे। और अगर आप बारामूला का भी देख लें, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, तो आप बारामूला का भी देख लें तो बारामूला में सज्जाद लोन वो 3 जीते हैं, 23% मत है उनके पास। इंडिपेंडेंट के पास 14% है, अपनी पार्टी के पास 18% है, कांग्रेस के पास 17% है, और जो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हैं इनके पास 17 और 11 28% कुल मत है। तो इसलिए ये ध्यान में रखने की, यानी बारामूला में सबसे बड़ी पार्टी सज्जाद लोन की है। हालांकि ये गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा है, लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का क्या हाल हो गया है। शोपियां, यहां भी सबसे बड़े कौन है, वो निर्दलीय हैं, 4 जीते हैं, 31% मत इन्हीं के पास है, उसके नीचे सब हैं। अनंतनाग की बात करें जहां महबूबा मुफ्ती चुनाव हार गई, यहां सबसे बड़ी पार्टी बन गई है उमर अब्दुल्ला की, 45% मत मिल गए हैं, 6 सीटें जीत ली हैं। महबूबा मुफ्ती सिर्फ 3 सीट जीत पाई, 19%, यानी महबूबा के किले में उमर अब्दुल्ला ने सेंध लगा दी है। बडगाम, ये पूरी तरह से उमर अब्दुल्ला का यहां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका जलवा है, 71% मत उनको मिले हैं। लेकिन इससे ये भी हमें समझना चाहिए कि जो ये पार्टियां जिस तरह से कह रही थी उस तरह से उनको जनता का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि अगर सचमुच वो 370 के खिलाफ होते हैं, ये बात उमर अब्दुल्ला को तो बहुत ठीक से समझ में आने लगी है, महबूबा मुफ्ती को भी समझ में आ रहा होगा कि कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है डिक्लेरेशन बना के, क्योंकि ये जो 7 पार्टियां मिलके एक साथ लड़ी उसके बावजूद अगर
निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी को इतने मत मिल गए, अपनी पार्टी को इतने मत मिल गए, तो इनके अस्तित्व पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये कितना, जिसकी बात ये कर रहे थे कि ये पूरी की पूरी जनता आग लगा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में सब खिलाफ है, तो वो बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि ऐसा है नहीं। और इसीलिए देखिए, पुलवामा जैसी जगह में भी भाजपा 3% मत पाती है। अच्छा, एक और चीज समझिए, एक प्रत्याशी का है, एक और जरूरी चीज समझने की है कि भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो बहुत मामूली अंतर से हारे हैं। तो ये भी आपको बहुत ठीक से समझना चाहिए। और अगर हम इसको कुल मिलाकर देखें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो निर्दलीय हैं वो दरअसल सीधे तौर पर शायद मोर्चा खोलने से बच रहे हैं, लेकिन ये वो प्रत्याशी हैं। और अगर उनको हम देखें, अब जरा ये देखना जरूरी है। अच्छा देखिए, जम्मू का जो वो कह रहे थे, उन्होंने जो उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू में बीजेपी 11 सीटें 77% और इंडिपेंडेंट 2 15%, उमर को सिर्फ 1 सीट 8%। उधमपुर की बात करें तो 11 सीट, यहां भी बीजेपी 81%, इंडिपेंडेंट 6%। कठुआ भाजपा 93% मत 13 सीटों पे। सांबा 13 सीटें 92% मत। रियासी वो जिला है, जब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो जो कटरा है वो रियासी में ही आता है। ऊपर जरा जाइए, बड़ी अच्छी अच्छी जगह घूमने की है, अच्छा लगेगा। रियासी 52% भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली हैं। और डोडा 45%। यहां एक जगह है जहां कांग्रेस ने बड़ा ठीक ठाक किया है, 38%। और पुंछ में भी 40% मत मिले हैं। तो ये कुल मिला के स्थिति है। लेकिन जिसको हम कहते हैं ना कि अगर हम ओवरऑल देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू की जिसकी बात करते हैं तो उसमें बहुतायत में जम्मू, उधमपुर, कठुआ, सांबा, रियासी, डोडा। लेकिन जहां उमर जम्मू में कहीं जीत भी गए हैं तो उस लिहाज से कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का जीतना ये ज्यादा बड़ी खबर है। और बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हारे हैं, जो कांग्रेस के, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के, वो सब चुनाव हारे हैं। तो इस चुनाव को ठीक से देखने समझने की जरूरत है। और शायद कुछ समय के बाद समझ में आएगा कि जो 2020 में जिला परिषद के चुनाव हुए उनका क्या संकेत था, वो किस राह पर जा रहे थे। और अब ये चूंकि प्रतिशत में, इसीलिए मैंने बताया कि इससे थोड़ा और आसानी हो समझने में कि जम्मू कश्मीर के चुनाव किस तरफ जा रहे हैं। तो आज का दृष्टिकोण मैं यहीं खत्म करता हूं। बस एक ही चीज कहता हूं कि जिन्होंने जिंदगी भर किसानी नहीं की, जिनका किसानी से कोई वास्ता नहीं रहा, जो दिन में 5 कपड़े बदल कर और चुनाव विश्लेषक की भूमिका में टीवी पर बैठे रहते थे, वो योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि तथाकथित किसान और किसान संगठन से मिलकर केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्र की सरकार किसान आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। देश भर में अगर कोई भी किसान आंदोलन, कृषि कानून का समर्थन करेगा तो उसको ये किसान मानने को तैयार नहीं है। ये आप समझिए, इसी से समझिए कि इनका संकट कितना बड़ा होता जा रहा है। अभी मेरठ से गाजियाबाद रैली आई थी, गौतम बुद्ध नगर में ट्रैक्टर रैली निकली, रोहतक में निकली, अंबाला में निकली, पंजाब के कई हिस्सों में निकली। और देश के दूसरे हिस्से किसान चुपचाप शांति से अपनी उपज लगा रहे हैं, अपनी फसल देख रहे हैं। आगे तैयार हो जाए तो कैसे उसकी ठीक कीमत मिले वो देख रहे हैं। और वो इन कृषि कानूनों को अपनी बेहतरी का एक रास्ता, एक मार्ग प्रशस्त होने के तौर पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।